हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया होगा और आप शेक्सपियर के जो प्लेज मैंने पढ़ाए हैं वो पढ़ रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज। शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल प्लेज 2 साइकिल्स में लिखे थे। फर्स्ट टेट्रालॉजी में हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और रिचर्ड थर्ड थे। सेकंड टेट्रालॉजी में रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट सेकंड और हेनरी फिफ्थ थे। सेकंड टेट्रालॉजी को हेनराइट भी कहा जाता है, प्रिंस हाल के नाम पर, जो बाद में हेनरी फिफ्थ बना। प्रिंस हाल का करेक्टर हमें चारों प्लेज में मिलता है, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट सेकंड और हेनरी फिफ्थ में। शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस 350 ईयर्स को कवर करते हैं, 1200 से लेके 1550 तक। अगर हम शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस को पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि इसमें पावर स्ट्रगल को शो करा है 5 जनरेशन की। इसके अलावा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 ईयर्स वॉर हुई थी, उसको शो करा है। और साथ में दो घरानों के बीच में जो लड़ाई हुई थी जिसका नाम था वॉर ऑफ रोजेस, ये घराने थे हाउसेज ऑफ यॉर्क और हाउसेज ऑफ लैंकेस्टर, इसके बारे में भी हमें पता लगता है। शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्लेस लिखे थे। अगर हम शेक्सपियर के प्लेस को क्रोनोलॉजिकली सेट करें तो वो क्रम इस प्रकार होगा: किंग जॉन, उसके बाद में दूसरे राजा बने थे, फिर रिचर्ड सेकंड, इसके बाद में राजा बनते हैं हेनरी फोर्थ, ये 2 पार्ट में लिखा गया था, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स 3 पार्ट में लिखा गया था, और इसके बाद में रिचर्ड थर्ड, फिर हेनरी एट्थ। सोर्स की बात करें तो शेक्सपियर ने इन्फॉर्मेशन ली है रैफिल हॉलिंस्ट्रेट की बुक क्रॉनिकल्स से। इसका दूसरा नाम क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड था। इसके अलावा शेक्सपियर ने कंसल्ट करा था ट्रू क्रॉनिकलर से, एडवर्ड हॉल और जॉन स्ट्रॉ से। रिचर्ड सेकंड, इसका पूरा नाम द लाइफ एंड डेथ ऑफ रिचर्ड द सेकंड है। ये टेट्रालॉजी का फर्स्ट प्ले है। रिचर्ड सेकंड को सिंहासन 10 साल की उम्र में मिला था। रिचर्ड वॉज रैश एंड पुअरली सूटेड टू रूल। रिचर्ड सेकंड जो था वो सही तरीके से अपनी किंगडम पर रूल नहीं कर पाया, मिसमैनेज करा, और जिसकी वजह से उसे सिंहासन से हाथ धोना पड़ा। द प्ले स्पेंस द लास्ट 2 ईयर्स ऑफ रिचर्ड लाइफ। तो रिचर्ड सेकंड जो प्ले है वो रिचर्ड सेकंड के लास्ट 2 ईयर्स जो लाइफ के थे उनको शो करता है। शेक्सपियर ने 4 प्लेज लिखे थे: किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी सिक्स पार्ट टू, जो कि पूरी तरीके से वर्स में लिखे गए थे। वर्स में कहूँ तो ज़्यादातर ब्लैंक वर्स में ही लिखे जाते थे। रिचर्ड सेकंड प्ले जो है वो ब्लैंक वर्स और बीच बीच में हीरोइक कपलेट का भी यूज़ करा है। करेक्टर्स समरी को आप पढ़ लेते हैं, करेक्टर्स को ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको करेक्टर से ही पूरा प्ले रिकॉल हो जाएगा। किंग रिचर्ड सेकंड, द किंग ऑफ इंग्लैंड, ही इज ओवरथ्रोन बाय हिज कजन हेनरी बोलिंगब्रोक। क्वीन इजाबेल रिचर्ड सेकंड की वाइफ हैं और वो फ्रेंच रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हैं। हेनरी बोलिंगब्रोक ड्यूक ऑफ हेयरफोर्ड है और उसको निकनेम हेनरी के नाम से भी जाना जाता है। बोलिंगब्रोक इज किंग रिचर्ड्स कजन एंड द सन ऑफ रिचर्ड्स अंकल जॉन ऑफ गॉन्ट। वो बाद में राजा बनता है हेनरी फोर्थ के नाम से। जॉन ऑफ गॉन्ट वो ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर हैं, रिचर्ड के अंकल हैं और बोलिंगब्रोक के फादर हैं। गॉन्ट बहुत बूढ़े हैं और उनकी डेथ जब बोलिंगब्रोक को देश निकाला दे दिया जाता है तब उनकी डेथ हो जाती है। ड्यूक ऑफ यॉर्क रिचर्ड के अंकल। ड्यूक ऑफ ऑमरले रटलैंड इसका दूसरा नाम है, ड्यूक ऑफ यॉर्क का बेटा है। और जो नया राजा बनता है हेनरी फोर्थ, उसके खिलाफ में ये एक प्लॉट करता है। इस प्लॉट के बारे में पता लग जाता है लेकिन इसे क्षमा कर दिया जाता है। अर्ल ऑफ सेल्सबेरी रिचर्ड सेकंड का वफादार लॉर्ड है। थॉमस मॉबरे, प्ले की शुरुआत में हमें पता लगता है कि एक डिस्प्यूट हुआ है थॉमस मॉबरे और हेनरी बोलिंगब्रोक, दोनों को देश निकाला दे दिया जाता है। मॉबरे की डेथ हो जाती है क्रूसेड्स में, धर्म युद्ध के दौरान। अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड पर्सी बोलिंगब्रोक का सपोर्टर है। सर पियर्स एक्सटन ये लास्ट एक्ट में किंग रिचर्ड को मार देता है। एक्ट फर्स्ट प्ले शुरू होता है। रिचर्ड सेकंड विंडसर कैसल लंदन में पहुंचते हैं और उन्हें आज एक डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना है हेनरी बोलिंगब्रोक और मॉबरे के बीच में। बोलिंगब्रोक आरोप लगाता है मॉबरे पे कि उसने शाही खजाने में से रुपया चुराया है जो आर्मी के लिए था। इसके अलावा वो मॉबरे पे आरोप लगाता है कि ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर जो रिचर्ड के अंकल थे उनको भी उसने मारा है। मॉबरे सेम आरोप बोलिंगब्रोक पर लगाता है। मॉबरे और बोलिंगब्रोक एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि वो इस डिस्प्यूट को डुएल झगड़े से सेटल करेंगे। हेनरी बोलिंगब्रोक मॉबरे तैयार है लड़ाई के लिए। किंग वहां पहुंचता है और बताता है कि काउंसिल ने डिसाइड करा है कि रॉयल ब्लड को बेवजह बहाया नहीं जाएगा। मॉबरे को हमेशा के लिए इंग्लैंड से देश निकाला दे दिया जाता है और बोलिंगब्रोक को 10 साल का देश निकाला दिया जाता है। जब रिचर्ड सेकंड देखता है कि जॉन ऑफ गॉन्ट बोलिंगब्रोक के फादर बहुत दुखी हैं और बीमार हैं तो वो उसके 10 साल के पनिशमेंट को 6 साल में बदल देते हैं। हमें पता लगता है कि रिचर्ड एक चालाक किस्म का राजा है।
Richard is informed that John of Gaunt has fallen ill and will likely die soon. Richard rejoices to hear and says that as soon as Gaunt is dead, he will seize his property in order to fund the war in Ireland. तो रिचर्ड जो एक चालाक किस्म का राजा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि जॉन ऑफ गॉन्ट की जैसी ही डेथ होगी वो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा, जबकि उस प्रॉपर्टी पे अधिकार है उसके बेटे बॉलिंगब्रोक का, और जो वो आयरलैंड में लड़ाई लड़ रहा है उसको वो फंड करेगा इस प्रॉपर्टी से। एक्ट सेकंड, यहाँ पे फेमस डेथ बेड सीन होता है। रिचर्ड जॉन ऑफ गॉन्ट के घर पे जाता है मिलने के लिए। गॉन्ट बीमार है और वो मरने वाला, उसे पता है वो अपने बेटे से नहीं मिल सकता, वो दुखी है। इसके अलावा वो रिचर्ड पे नाराज़ है क्योंकि किंग रिचर्ड सही तरीके से अपनी किंगडम को मैनेज नहीं कर पाता है। गॉन्ट कहता है इंग्लैंड के बारे में, तारीफ करता है, दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स, दिस अदर ईडन, दिस डेमी पैराडाइज। वो कोसता है रिचर्ड सेकंड को कि जिस तरीके से तुम रूल कर रहे हो तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। गॉन्ट की डेथ हो जाती है। रिचर्ड ऑर्डर देता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है गॉन्ट की वो सीज कर ली जाए और वो उसकी फंडिंग आयरलैंड में करेगा। यॉर्क जो रिचर्ड का चाचा है वो मना करता है और वो कहता है कि वो अगर नॉवेल्स के हेरिडिटरी राइट्स को इग्नोर करेगा और उनकी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार करेगा तो उसके कई दुश्मन बन जाएंगे। रिचर्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। ये ऐसी गलती थी जो रिचर्ड सेकंड ने करी थी। अगर रिचर्ड सेकंड जॉन ऑफ गॉन्ट की प्रॉपर्टी को सीज नहीं करता और वो बॉलिंगब्रोक को दे देता तो बॉलिंगब्रोक इंग्लैंड पर अटैक नहीं करता और उसे डिपोज नहीं करता। इसके अलावा हमें ये भी पता लगता है कि बॉलिंगब्रोक ने एक आर्मी बना ली है और वो अपनी फादर की प्रॉपर्टी पे क्लेम करने के लिए इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ रिचर्ड सेकंड आयरलैंड जा चुके हैं लड़ाई के लिए। रिचर्ड सेकंड आयरलैंड में, और उसने अपने चाचा ड्यूक ऑफ यॉर्क को इंग्लैंड में छोड़ा हुआ है ताकि वो उसके स्थान पर रूल कर सके। ड्यूक ऑफ यॉर्क डांटता है बॉलिंगब्रोक को और कहता है कि वो गलत तरीके से इंग्लैंड में आ रहा है। बॉलिंगब्रोक कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार चाहता हूँ। यॉर्क समझ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो यहाँ पर किंग को डिपोज करेगा और वो न्यूट्रल होने का डिसाइड करता है। रिचर्ड सेकंड अभी नहीं पहुँचे हैं और अर्ल ऑफ सेल्सबरी वहाँ पे इंतजार देख रहा है। वो वेल्स कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी आर्मी को रोक के रखे। कैप्टन अपनी आर्मी को लेकर चला जाता है। सेल्सबरी दुखी होता है, उसे नज़र आ जाता है कि रिचर्ड की जो ग्लोरी है वो ख़त्म हो रही है। वो कहता है, आई सी दाई ग्लोरी लाइक अ शूटिंग स्टार फॉल टू द बेस अर्थ फ्रॉम द फर्मामेंट। मैं तुम्हारी ग्लोरी को शूटिंग स्टार की तरह देखता हूँ जो कि आसमान से नीचे गिर रही है। दाई सन सेट्स वीपिंग इन द लवली वेस्ट, तुम्हारा सन छिप चुका है वेस्ट में। एक्ट थर्ड, रिचर्ड वेल्स में पहुंचते हैं। ओमले बताता है कि बॉलिंगब्रोक की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रिचर्ड कहता है, नॉट ऑल द वाटर्स इन द रफ रूड सी कैन वॉश द बाम फ्रॉम एन अनॉइंटेड किंग। एक पुराना मिडिवल बिलीफ था कि किंग जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। ये सब जगह माना जाता था, ये हमारे यहाँ भी माना जाता था। इसका कारण ये होता था कि किंग अगर ऐसा कहते थे तो इस वजह से जो लोग हैं वो उसके खिलाफ बगावत नहीं करते। तो किंग रिचर्ड सेकंड भी ये मानता था कि वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है और उसे कोई नहीं हरा सकता। रूड सी का वाटर जितना भी है वो उसका जो बाम लगा हुआ है सर पे, जो उसे एक आशीर्वाद मिला हुआ है, उसको नहीं हटा सकता। वो राजा बना रहेगा। वो कहता है, गॉड विल फाइट विद हिज आर्मी सिंस ही इज अ डिवाइनली इलेक्टेड किंग। वो डिवाइनली इलेक्टेड किंग है तो गॉड उसका साथ देंगे। सेल्सबरी उसे इन्फॉर्म करता है कि वेल्स ट्रूप जो तुम्हारे इंतजार कर रहे थे वो तुम्हें छोड़ के चले गए। उन्हें लग रहा था कि रिचर्ड की डेथ हो गई है। रिचर्ड दुखी हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि शायद अब वो लड़ाई हार जाए। वो कहता है, एम आई नॉट किंग। और तब रिचर्ड अपने दोस्तों से कहता है कि वो कहानी सुनाए उन राजाओं की जिन्हें सिंहासन से हटा दिया गया था या मार दिया गया था। वो कहता है, एंड टेल सैड स्टोरीज ऑफ द डेथ्स ऑफ किंग्स, हाउ सम हैव बीन डिपोज्ड, सम स्लेन इन वॉर, सम पॉइजन्ड बाय देयर वाइफ्स, सम स्लीपिंग इन किल्ड, ऑल मर्डर्ड। सेकंड पैराग्राफ, बॉलिंगब्रोक की आर्मी फ्लिंट कैसल के बाहर है और कैसल के अंदर रिचर्ड सेकंड दीवार पर खड़े हुए हैं, वो बात कर रहे हैं और बॉलिंगब्रोक नीचे है। दोनों के बीच में संधि हो जाती है। क्वीन बहुत दुखी, उसे नहीं पता उसके हस्बैंड के साथ में क्या हुआ है। वो गार्डन में टहल रही होती है, तभी वो देखती है कि गार्डनर एक असिस्टेंट के साथ में आ रहा है। वो छिपकर गार्डनर की बातों को सुनती है। गार्डनर अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो एप्रिकॉट ट्री को वॉल से बांध दे और तब दोनों के दोनों जो कंट्री में हो रहा है उसके बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ पे वो गार्डन को मेटाफर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। गार्डन को कंपेयर करा है देश से। असिस्टेंट कहता है कि वो क्यों गार्डन की चिंता कर रहा है जब पूरे देश में ही हर तरफ वीड्स, हर तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। गार्डनर कहता है कि पर्सन जिसने ये सब करा था वो गिर चुका है,
मैट विद द फॉल ऑफ लीफ, यहाँ पे मैट विद द फॉल ऑफ लीफ है किंग रिचर्ड सेकंड, जो अब एक पत्ती की तरह गिर चुका है, उसे हटा दिया गया। द गार्डनर सेज दैट प्लांट्स एंड ट्रीज इन द गार्डन मस्ट बी रेगुलरली प्रून्ड एंड कट टू साइज। वो कहता है कि प्लांट्स और ट्रीज को समय समय पर काटा जाना चाहिए ताकि वो जरूरत से ज़्यादा ना बढ़े। और तब वो फिलोसफर की तरह कहता है कि किंग रिचर्ड को ये सिंपल सी चीज़ नहीं पता थी कि किस तरीके से रूल करना चाहिए। क्वीन अपने आप को रोक नहीं पाती और वो गार्डनर के सामने आ जाती है। गार्डनर उसे बताता है कि बोलिंगब्रोक ने रिचर्ड सेकंड को कैप्चर कर लिया है। गार्डनर को बहुत दुख होता है क्वीन की हालत ये देख कर, और वो डिसाइड करता है कि वो रू हर्ब ऑफ सॉरो जिसे कहा जाता था वो बोएगा जहाँ पर क्वीन का आंसू गिरा है। एक्ट फोर्थ, रिचर्ड हैंड्स ओवर द क्राउन टू बोलिंगब्रोक। तो रिचर्ड इस तरीके से अपना क्राउन जो बोलिंगब्रोक को देता है। बोलिंगब्रोक हेनरी फोर्थ बन चुका है। वो कहता है हेयर कजन सीज द क्राउन, और वो ये भी कहता है विद माइन ओन टीयर्स आई वॉश अवे माई बाम, विद माई ओन हैंड आई गिव अवे माई क्राउन। तो मैं अपने हाथों से तुम्हें राजा बना रहा हूँ। नॉर्थम्बरलैंड हैंड्स रिचर्ड अ शीट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट हिम। नॉर्थम्बरलैंड वहाँ पर आते हैं और रिचर्ड को एक पेपर देते हैं जिसमें रिचर्ड सेकंड के क्राइम लिखे होते हैं, जो जो क्राइम और जो जो मर्डर उसने करे होते हैं। रिचर्ड कहता है यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो सभी के सब देशद्रोही हैं, और वो बहुत दुखी है। वो रिक्वेस्ट करता है कि एक मिरर मंगवाया जाए ताकि वो अपनी ख़त्म होती हुई ग्लोरी को देख सके। रिचर्ड को प्रिजनर के तौर पे टावर ले जाया जाता है। एक्ट फिफ्थ, रिचर्ड्स क्वीन मीट्स रिचर्ड एज ही इज़ बीइंग टेकन इनटू द टावर। तो जब रिचर्ड को टावर ले जाया जा रहा होता है तो क्वीन उससे मिलती है। रिचर्ड कहता है कि तुम फ्रांस चली जाओ, वहाँ पे तुम सेफ रहोगे। नॉर्थम्बरलैंड आता है और वो कहता है रिचर्ड को टावर की बजाय पम्फ्रेट कैसल, एक कैद खाना, वहाँ पे ले जाया जाएगा। एट होम ओमरले अराइव्स विद अ लेटर। ओमरले अपने घर पर है, उसके हाथ में लेटर है, बहुत परेशान है। यॉर्क उसका फादर उसे परेशान दिखता है और लेटर को छीन के पढ़ता है। उसे पता लगता है कि ओमरले नया किंग जो है बोलिंगब्रोक हेनरी फोर्थ, उसके खिलाफ एक बगावत करने वाला है। वो उसे डांटता है और वो कहता है कि वो हेनरी फोर्थ के पास ये लेटर लेकर जाएगा। ओमरले की मदर डचेस कहती है कि वो अपने फादर से पहले पहुंचे और हेनरी फोर्थ से अब क्षमा मांगे। बोलिंगब्रोक हेनरी फोर्थ बन चुका है। वो अपने बेटे हॉल के बारे में पूछता है जो स्पेंड थ्रिफ्ट है, खर्चालू है और हमेशा बाहर रहता था। ओमरले वहाँ पे पहुँचता है और हेनरी फोर्थ से क्षमा मांगता है। यॉर्क भी पहुँचता है और लेटर दिखाता है किंग को। हेनरी फोर्थ ओमरले को क्षमादान दे देता है लेकिन ऑर्डर देता है कि जितने भी ट्रेटर्स हैं उनको मार दिया जाए। रिचर्ड पॉम्फ्रेट कैसल में है कैदी के तौर पे। वहाँ पर वो बहुत बहुत दुखी है। उसे लग रहा है कि उसने अपना टाइम फालतू में बर्बाद करा और अब टाइम ने उसे वेस्ट कर दिया। आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ डॉट टाइम वेस्टेड मी। कीपर रिचर्ड के लिए खाना लेकर आता है। रिचर्ड खाना खाने से मना कर देता है। उसे लगता है कि शायद इस खाने में जहर होगा। वो कहता है कि कीपर पहले खुद खाए। कीपर मना कर देता है तो रिचर्ड उसको हिट कर देता है। एक्सटन पहुंचता है और वो रिचर्ड को मार देता है। एक्सटन महल में पहुंचता है, उसके पास में रिचर्ड का कॉफिन है। जब हेनरी देखता है कि रिचर्ड को मार दिया गया तो वो दुखी होता है। वो कहता है दे लव नॉट पॉइजन दैट डू पॉइजन नीड। भले ही मैं चाहता था कि रिचर्ड मर जाए लेकिन आज जब वो मर चुका है तो मैं सोचता हूँ कि तुमने ये गलत करा। वो कहता है कि हम भले ही पॉइजन को पसंद ना करें लेकिन हमें पॉइजन की ज़रूरत होती है। हेनरी एक्सटन को हमेशा के लिए इंग्लैंड से देश निकाला दे देता है और जो उसने पाप किया है राजा को मारने का उसको वो प्रायश्चित करना चाहता है। तो वो कहता है कि वो होली लैंड पैलेस्टाइन जाएगा टू वॉश दिस ब्लड ऑफ फ्रॉम माई गिल्टी हैंड्स, अपने पापों को धोने के लिए। तो इस तरह से ये प्ले कंप्लीट होता है। जितने भी फैक्ट्स और कोटेशंस हैं वो मैंने आपको बतला दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप नोट्स बनाइएगा, प्रिपेयर करिएगा और अपने लिए ज़रूर रोज़ाना टाइम निकालिएगा। आपको एक टास्क मिला है कि कंपटीशन में सफल होना। वो कैसे होगा? जब आप रोज़ाना पढ़ो और पेपर से 15-20 दिन पहले आप पूरी तरीके से डिवोटेड हो जाए। जब आप डिवोटेड हो जाओगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।